आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर हम देंगे दस्तक उनमें शामिल है कौमी मफाद पर जाती मफादात को तरजीह क्यों दी जाती है, जिनसे ज्यादती केसेस मुजरिमान सजा से कैसे बच जाते हैं, क्या लाहौर पुलिस का नक्शा तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान की मजबूत खारजा पॉलिसी भारत की नाकामी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत ने 10 वोटों की अक्सरियत से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी फैटफ के तमाम बिल्स मंजूर करा लिए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की हिदायत की रोशनी में अहम मामलात पर कानून साजी के लिए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी, तीसरा तरमीमी बिल 2020, इस्लामाबाद हाईकोर्ट तरमीमी बिल 2019 और इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। इसके अलावा पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल तरमीमी बिल और सर्वेइंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल भी मंजूर किए गए हैं। पार्लियामान से फैटफ मामले पर कानून साजी में कामयाबी हासिल करने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ऐवान से खिताब किया। फैटफ कानून साजी पर ऑपोजिशन के रवैये पर वजीर आजम ने एक बार फिर ऑपोजिशन को खूब हाड़े हाथों लिया और बताया कि ऑपोजिशन फैटफ के मामले पर हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती थी। हमेशा से वजीर आजम का मौक़िफ़ ऐसा ही रहा है और ऑपोजिशन को दो टोक अल्फाज में इमरान खान ने यह पैगाम भी दे डाला कि आप जमहूरियत की खातिर अगर कुछ करना चाहते हैं तो मैं हूं, मगर करप्शन के मामले पर कोई समझौता नहीं करूंगा। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यानी इन्होंने समझा कि जी इतना खौफजदा होंगे कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। इन्होंने 38 शिकें थी जो हैं नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दी। तो इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए। फिर जब इन्होंने देखा हम ब्लैकमेल नहीं हो रहे, फिर भी एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। आखिर में मैं ऑपोजिशन को फिर कहता हूं, आपने जो भी, हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं हैं। अब फैटफ की कानून साजी पर ऑपोजिशन और हुकूमत के माबैन एक वाज़ेह तफरीक रही है, एक डिस्टेंस दिखाई दिया है। ऑपोजिशन की राय है कि हुकूमत फैटफ की आड़ में ऑपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है, ऑपोजिशन को कॉर्नर्ड करना चाहती है, जबकि हुकूमत यह समझती है कि ऑपोजिशन फैटफ का कांधा लेकर हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है। जैसा कि इमरान खान साहब ने इस मामले पर ऑपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या राय रखती है, शुरू दिन से क्या कहती आई है, जरा उसकी एक झलक भी देख रहे हैं। किसी भी शख्स को, किसी पब्लिक अकाउंट होल्डर, पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये पकड़ के अंदर कर दें और कोई जवाब इनसे पूछने वाला ना हो कि इसको क्यों अंदर किया है, तो हम फैटफ के नाम पे पाकिस्तान को एक फैशिस्ट रियासत नहीं बनने देंगे। फैटफ के नाम पे इमरान खान को पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। जब भी कौमी मफाद की बात होगी, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एक किस्म की हो या अवाम की सिक्योरिटी हो, हम हमेशा किसी भी तंजीम से बात और मुज़ाकरात करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें उम्मीद कि अभी भी जो FATF के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये करें और हमारे अमेंडमेंट्स के मुताबिक। लेकिन हमें नहीं मालूम कि जो बाकी बिल्स इनके हाथ में पड़े हैं उनका ये क्या हाल करने वाले हैं और इनकी इस वक्त अहलियत क्या है, क्योंकि कमज़ोर अहलियत तो थोड़ी बहुत अफसोस से मैं कहूँगी नज़र आ गई है। देखिए, FATF का कोई बिल नहीं होता, ये तरामीम कवानीन में जारी रहती हैं जो FATF की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। तो जब वो हुकूमत लाएगी बिल्स देंगे स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर, लेकिन एक बिल जो हुकूमत लाई थी इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से जो असेंबली के फ्लोर पर है, उसको आप ज़रूर पढ़ लें। इतना खौफनाक बिल पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। आज जिस वक्त पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल की मंजूरी का अमल शुरू हुआ तो मुशीर पार्लियामानी उमूर बाबर आवान और मलिका बुखारी की पेश करदा शिकों को मंजूर कर लिया गया, जबकि ऑपोजिशन की तमाम तर तरामीम मुस्तरद कर दी गई।
स्पीकर असद कैसर ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर पार्लिमानी उमूर की मुखालफत पर बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बात करने की इजाजत नहीं दी। दोनों का मौक़िफ़ था कि सिर्फ उसी रुकन को फ्लोर मिल सकता है जिसने तरमीम पेश करनी हो। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में बिल पेश करने की तहरीक पर रायशुमारी के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज और शोर शराबा किया। इस हवाले से स्पीकर की जानिबदारी पर भी सवाल उठाए जाते रहे। अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई तक मामला पहुंच गया। अपोजिशन के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की तहरीक पेश करने पर एतराज किया और यह भी कहा कि वजीर इंचार्ज इस वक्त वजीर आजम है, मुशीर तहरीक पेश नहीं कर सकते। इस पर वजीर कानून बैरिस्टर फरूख नसीम ने कहा कि कानून में ऐसी कोई कदगन नहीं है, ना ही कोई अदालती फैसला मौजूद है, अगर है तो फिर आप दिखा दें। रज़ा रब्बानी ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और उसका जवाब फरूख नसीम ने क्या दिया, जरा उसकी एक झलक देख लीजिए। ये दुरुस्त है कि आइन के अंदर उन 5 एडवाइजर्स के पास ये पावर है, ये रियायत है, पावर नहीं, ये रियायत है कि वो हाउसेस के अंदर बैठ सकते हैं और हाउसेस के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन वो ना वोट दे सकते हैं। और वो जजमेंट यहाँ तक जाती है कि वो ना एग्जीक्यूटिव फंक्शन मिनिस्टर का कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो यहां तक जाती है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी या स्पोक्समैन हुकूमत का नहीं बन सकते। ये सिर्फ प्रेरोगेटिव मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का है। एडवाइजर्स के लिए रेलेवेंट आर्टिकल है 93 कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले इसको देखते हैं। The President may, on the advice of the Prime Minister, appoint not more than 5 advisors on such terms and conditions as he may determine. 2. The provisions of Article 57 shall also apply to an advisor. 57 पे आ जाइए। 57 पे लिखा है the Prime Minister, a Federal Minister, a Minister of State and the Attorney General shall have the right to speak and otherwise take part in the proceedings of either House or a joint sitting or any committee thereof, of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote. तो सिर्फ जो प्रोहिबिशन है, कदगन है, ये वोट नहीं दे सकते। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मंजूर होने वाले बिलों की चंद अहम शिकों के बारे में बताते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी तीसरे तरमीमी बिल 2020 के मुताबिक तफ्तीशी अफसर अदालत की इजाजत से 60 दिन में बाज तकनीक से इस्तेमाल करके दहशतगर्दी में रकूम की फराहमी का सुराग लगाएगा। इन टेक्निक्स में खुफिया ऑपरेशंस, मवासलात का सुराग लगाना और कंप्यूटर सिस्टम का जायजा लेना शामिल है। बिल में यह भी कहा गया है कि अदालत को तहरीरी दरखास्त देकर मजीद 60 दिन की तौसी हासिल की जा सकती है। इसी तरह इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बोर्ड बिल के मुताबिक वफाक के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में मसाजिद, इमाम बारगाहों के लिए ज़मीन वक्फ करने से पहले रजिस्टर कराना होगी। मदारिस और दीगर फलाही कामों के लिए ज़मीन वक्फ करने से कबल रजिस्टर कराना लाजमी होगी। बिल के मुताबिक हुकूमत को वक्फ इमलाक पर कायम तामीरात की मनी ट्रेल मालूम करने और फिर उनका ऑडिट जिसका इख्तियार होगा वक्फ की ज़मीनों पर कायम तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहें, मदारिस वगैरह वफाक के कंट्रोल में आ जाएंगे। वक्फ इमलाक पर कायम इमारत के मुंतज़िम मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाए गए तो हुकूमत इंतजाम संभाल सकेगी। बिल के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल तक सजा हो सकेगी। हुकूमत चीफ कमिश्नर के जरिए वक्फ इमलाक के लिए मुंतज़िम आला तैनात करेगी और मुंतज़िम आला किसी खिताब, खुतबे या लेक्चर को रोकने की हिदायत दे सकता है। मुंतज़िम आला कौमी खुद मुख्तारी और वहदानियत को नुकसान पहुंचाने वाले किसी मामले को भी रोक सकेगा। अब शोर शराबे, लफ्जी गोलाबारी, गर्मा गर्मी और अददी अक्सरियत के बावजूद पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन हुकूमती बिलों की मंजूरी नहीं रोक सकी है। दोनों ऐवानों में मजमूई तौर पर अपोजिशन के पास हुकूमती बेंचेस से 10 से ज़ायद वोट मौजूद थे। ख्याल रहे कि हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की वाज़ेह हिदायत भी जारी की थी। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ऐवान में मौजूद थे और कबल अज़ीब पार्लियामानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा था कि आज के इजलास की अहमियत को समझें। पाकिस्तान के लिए FATF बिल्स को मंजूर कराना है, तमाम अरकान मुश्तरका इजलास में अपनी अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। अब सवाल तो उठता है, सवाल पैदा होता है कि अददी अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से बिल मंजूर क्यों नहीं करा सकी है।
क्या ऑपोजिशन का शोर महज चाय की प्याली में तूफान के मुतरादिफ है? क्योंकि इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और ऑपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब भी आए। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह गए कि अददी अक्सरियत के हवाले से जो प्रोसेस इस्तेमाल किया गया है उस प्रोसेस के ऊपर चंद शुकूक व शुबहात हैं। अददी अक्सरियत ठीक नहीं हुई, स्पीकर ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया है। लेकिन आम सवाल तो यह भी है कि इस वक्त हुकूमत के पास सेनेट में 39 जबकि कौमी असम्बली में 180 मेंबरान हैं। यूं हुकूमती मेंबरान पार्लियामान की तादाद 219 जबकि ऑपोजिशन जमातों के पास कौमी सेनेट में 62 और कौमी असम्बली में 162 नशिस्तें और इस तरह कुल मेंबरान की तादाद 224 बनती है। दूसरा आम सवाल यह है कि पाकिस्तान पर फैटफ में ब्लैकलिस्ट होने का खतरा टल जाएगा। बड़ा अहम सवाल है कि इस कानून साजी के बाद यह खतरा टल जाएगा। जो तलवार लटक रही थी क्या वो खतरा दूर हो गया है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस हवाले से खासे पुरुम्मीद दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही हुकूमत को अपनी खारजा पॉलिसी पर भी तवज्जो देने की जरूरत होगी। यहाँ एक और सवाल उठता है कि ऑपोजिशन FATF बिल्स की मुखालिफत क्यों कर रही है? ये कौमी मफाद है, इस पर ज़ाती मफादात को तरजीह क्यों दी जाती है? ऑपोजिशन की अददी बरतरी के बावजूद मुश्तरका इजलास में बिल्स कैसे मंजूर? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सेनेटर मुश्ताक अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर कि ऑपोजिशन ने सेनेट में अददी अक्सरियत का फायदा उठाया, वहां पर ऑपोजिशन कामयाब रही, लेकिन क्या हुआ कि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में आपके पास अददी अक्सरियत थी लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत थी, लेकिन इसके दो वजूहात थे। एक तो ये थी कि जो गिनती हुई वो उसमें जालसाजी की गई, इसलिए अपोजिशन ने ये मौक़िफ़ उठाया कि आप डिवीज़न कर लें। सिर्फ 10 वोटों का फ़र्क था और वो 10 वोटों का फ़र्क भी हम समझते हैं कि वो जेन्युइन नहीं था। इसलिए ट्रांसपेरेंसी का तकाजा ये था कि स्पीकर अपोजिशन लीडरशिप की इस मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए वो डिवीज़न कर लेते, लॉबीज़ के अंदर भेज देते और फिर गिनती कर लेते प्रॉपर तरीके से। उस तरीके से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट अंदाज से ये हो जाता। लेकिन चूँकि हुकूमत को अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी, इसलिए वो इस अपोजिशन के इस मौक़िफ़ को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। लेकिन खासा अपोजिशन की सिफारिश पर ही तो गिनती का फैसला किया गया और उसके बाद अगर ये मामला था तो आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर एक ठोस जो हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी ऑपोजिशन को, बजाय इसके कि वॉकआउट कर जाते ईवान से? अपोजिशन ने यह मौका अपनाया था कि आप वोटिंग कर ले। पहले तो वोटिंग के लिए भी तैयार नहीं थे। जब वोटिंग हो गई तो हमें लगा कि हमारी तादाद ज़्यादा है और हुकूमत की तादाद कम है, इसलिए अपोजिशन ने वोटिंग के बाद फिर दूसरा ये मौका इख्तियार किया कि आप डिवीज़न कर लें। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने दरमियान में वॉकआउट का फ़ैसला किया, लेकिन मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। हमें आखिर तक वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। हमें कौम को बता देना चाहिए था कि ये जो कानून साजी हुई है ये कितनी जहरीली है। ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान के हाथ में अमलन बैनुल अक़वामी साहूकारों की हथकड़ियाँ पाकिस्तान के हाथ में पहना दी गई हैं। इसलिए हमें इसके ऊपर तकरीरें करनी चाहिए थी। और जो अमेंडमेंट मैं लाया था या मुस्लिम लीग नून के 8-10 लोग अमेंडमेंट्स लाए थे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल में, जो वक्फ प्रॉपर्टी बिल था उसमें तो सिर्फ मेरे अमेंडमेंट्स थी, लेकिन बाकियों में मेरे अमेंडमेंट्स भी थी, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की भी थी। हमें वो अमेंडमेंट्स पेश करने चाहिए थे और उसके ऊपर तकरीर करके जो अदर साइड ऑफ द पिक्चर है वो कौम को बताना चाहिए था। लेकिन दरमियान में अपोजिशन ने वॉकआउट किया, जिसकी वजह से हमें ये मौका नहीं मिल सका। कुछ तो स्पीकर भी आज जिस हेस्ट में थे, जिस हैप-हैज़र अंदाज में काम कर रहे थे और जिस अनइथिकल तरीके से वो वायलेशन कर रहे थे रूल्स रेगुलेशन के, बुलडोज करके वो जेट जहाज की रफ्तार से कानूनसाजी पेश की, उस पर तो आप बड़ा बबागे दोहल कह रहे थे, जिस पे सेनेट में जो आपकी फतह है उस हवाले से भी आप बड़ा क्लियरली बता भी रहे थे और एक फातिहाना अंदाज था जब आप ये बता रहे थे कि सेनेट के अंदर ये रिजेक्ट हुआ है जबकि कौमी असेंबली के अंदर एक्सेप्ट हुआ है। तो आज ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि छोटी जमातों को इन दो बड़ी जमातों से शिकवे रहे हैं, आज जो किरदार इन दो जमातों का रहा है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? देखें, मैंने जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट बिल था 2020 उसमें 6 तरामीम जमा की थी और जो वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामाबाद टेरिटरी का बिल था उसमें 9 अमेंडमेंट जमा की थी। उसूलन ये अमेंडमेंट जब मूव करता है उसके बाद वो इसको एक्सप्लेन करता है, इसके ऊपर तकरीर करता है, उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है। ये तीनों चीज़ें होती है, मूव करना, एक्सप्लेन करके तकरीर करना और उसके बाद फिर उस पर वोटिंग होना। तो इस प्रोसेस को वायलेट कर दिया गया, इसलिए मुझे मौका तो दिया गया, वो मैंने ज़बरदस्ती लिया और उसमें मुझे प्रॉपर तरीके से आराम से अपने नुक्ते नज़र को एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज अपोजिशन का जो रवैया था
काश ये रवैया पहले 10 बिलों में भी होता तो वो सेनेट से स्मूथली पास ना होते। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ताख़ीर से वो जागे हैं और उन्होंने आखिर में आके जब ऊंट निकल गया था और इसकी सिर्फ दुम बाकी रह गई थी, उस वक्त उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से काफी ताख़ीर हो गई। सेनेट में रिजेक्ट हुए, इसीलिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सेनेट में 10 बिल तो पास हो गए हैं FATF के, 2 रिजेक्ट हो गए। ये तो कुल 12 बिल थे FATF के, जिसमें से 10 सेनेट से और कौमी असम्बली ने पास कर लिए, 2 चूंकि सेनेट ने रिजेक्ट कर लिए इसलिए कि वहाँ अपोजिशन की अददी अक्सरियत है, इसलिए वो जॉइंट सेशन के अंदर आ गए। कल भी जो सेनेट का इजलास था उसमें 2 बिल पेश हुए, जिसको एक में अपोजिशन ने कोई मुखालफत नहीं की सिवाय मेरी, इसलिए वो पास हो गया। और दूसरा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था वो डिफीट हो गया। उसकी वजह है कि उसमें फिर अपोजिशन ने मुखालफत की। तो अपोजिशन ने 2 बिलों के अंदर मुखालफत की है, जो बड़ी पार्टियां हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, और जो बाकी 10 बिल है उसमें उन्होंने हुकूमत को फैसिलिटेट किया है। अच्छा मुश्ताक अहमद खान साहब, एक गिला छोटी पार्टियों से भी तो है। इस हवाले से जमीयत उलमाए इस्लाम बड़ा क्लियर रही है और उनकी डिवाइड रही है। वो छोटी जमातों से जिस वक्त बड़ी जमातों के कायदीन मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा पहले हम छोटी जमातों से रब्ता करेंगे, वो रैबर कमेटी का मामला हो या फिर APC का मामला हो। लेकिन आज हमने देखा कि अगर अददी अक्सरियत थी और उसमें मेंबरान मौजूद नहीं थे, तो इसमें सेनेटर तला महमूद भी नहीं थे, सेनेटर अताउर रहमान भी उस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद नहीं थे। आपको नहीं लगता कि जो तैयारी हुकूमत करके आई थी वही तैयारी ऑपोजिशन को भी बिल्कुल सेम पेज पर होना चाहिए था? मुत्तफ़िका तौर पर तमाम मेंबरान की ड्यूटी होनी चाहिए थी कि वो वहां पर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाते, क्योंकि बड़ा अहम मामला है FATF का। मुझे बिल्कुल आपसे इत्तेफाक है। मैंने सेनेट के अंदर और पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी ये कहा कि ये जो बिहाइंड द सीन कंसल्टेशन आप करते हैं और कंसल्टेशन ऑफ द फ्यू आप करते हैं, ये आपने पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाए हैं, ये आप अपने पार्लियामेंटेरियन के हक़ को ज़ब्त कर रहे हैं और आपने अपने पार्लियामेंटेरियंस को पॉलिटिकल स्लेव्स बनाए। ये सियासी ग़ुलाम नहीं है। आप बिहाइंड द सीन कंसल्टेशन और कंसल्टेशन ऑफ द फ्यू ना करें। सारी चीज़ें जो हैं आप ओपन करें, पार्लियामेंट के फ्लोर पर करें, अपने मेंबरान को बोलने का मौका दें, उनको अपनी ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करने का मौका दें। तो ये चीज़ आप बिल्कुल, मुझे इससे इत्तेफाक है। जिस तरह हुकूमत ने तैयारी की थी और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद बैठे थे, हालांकि प्राइम मिनिस्टर कराची डूब रहा था, पार्लियामेंट में नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर IPPs शुगर माफिया के हवाले से पार्लियामेंट नहीं आए। जो हमारी बच्चियां और बच्चों की इज्जतें लूट रही हैं, हमारी ख़वातीन की इज्जतें लूट रही हैं और उनको जलाया जा रहा है, उसके लिए पार्लियामेंट में नहीं आए। लेकिन आज FATF के लिए न सिर्फ वो पार्लियामेंट आए बल्कि उन्होंने इंश्योर किया कि उनके तमाम MNAs और सेनेटर्स वो भी मौजूद रहें। इसी तरह की तैयारी अपोजिशन को करनी चाहिए थी। मुझे बिल्कुल इससे इत्तेफाक है कि अपोजिशन के कुछ जमातों के लोग जो हैं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 गायब थे। अगर वो भी मौजूद होते तो हम काउंटिंग में भी इनको डिफीट कर सकते थे आज। अच्छा मुश्ताक अहमद खान साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना यूँ कहिए कि एक फातिहाना अंदाज था उनका, FATF के बिल मंजूर हुए हैं, यकीनन हुकूमत की कामयाबी तो है, उस पर 2 टोक अंदाज में ऑपोजिशन को ये बावर भी करा दिया है कि जहां तक जमहूरियत की बका का मामला है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन जो करप्शन का मामला है वहां पर आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते और वहां आपके सामने मैं घुटने नहीं टेकूंगा। ये ऑपोजिशन ने बड़ा, अपना इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा आज ऑपोजिशन को। देखें, इमरान खान अगर करप्शन के ऊपर बिल्कुल वो डिटर्मिन हैं तो उनको BRT करप्शन, उनको मालमजबा करप्शन, उनको बिलियन ट्री सुनामी करप्शन और इन सबसे ज़्यादा जो इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉरेन अकाउंट्स का केस है PTI का, उसमें उनको बिल्कुल आगे बढ़कर खुद फैसिलिटेट करना चाहिए अगर वो ट्रांसपेरेंट हैं, अगर वो क्लियर हैं। तो मैं समझता हूं कि करप्शन जो है इस वक्त नेब जो है वो एक आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप देखें अपोजिशन की जो बड़ी लीडरशिप है उनकी आर्म ट्विस्टिंग वो इसलिए नहीं करते कि उनके पैसे लें। 200 अरब डॉलर में तो $1 भी अभी पाकिस्तान नहीं आया जो ये इलेक्शन से पहले लाने की बात कर रहे थे। ये अपोजिशन की आर्म ट्विस्टिंग नेब के जरिए सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको चुप रखें, उनको तनकीद से बाज रखें, उनको अपनी हुकूमत के खिलाफ बोलने से रोकें। ये नेब को इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मुश्ताक अहमद खान साहब, दूसरी तरफ ऑपोजिशन की सफों के अंदर एक तफरीक दिखाई देती है, डिवाइड दिखाई देती है। एक तरफ लगता है कि खान साहब 2 टोक मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, अपने अज़्म को बार बार दोहराते भी हैं, करप्शन के हवाले से वो बड़ा क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन का रवैया, आपको लगता है कि वो APC हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो कामयाब हो सकता है और कोई तहरीक की सूरत इख्तियार कर सकता है हुकूमत के खिलाफ? देखें, अपोजिशन की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये तो हुकूमत के फैसिलिटेटर हैं।
जहाँ भी हुकूमत को मुश्किल पेश आती है तो ये आके टेक्निकली उनको रिस्क्यू कर लेते हैं। जैसे गुज़िश्ता साल बजट जो है उन्होंने हुकूमत ने कितने वोटों से पास किया, इस साल उससे ज़्यादा वोटों से पास किया। यह पोजीशन के ताउन के बगैर नहीं हो सकता था। या आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का या FATF के ये 10 बिल जो हैं, इसके ऊपर तो हमेशा अपोजिशन की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं वो आके हुकूमत को रिस्क्यू कर लेती हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना अगर नाकाम हो गया था, उनके फैसले में हम शरीक नहीं थे, जमात इस्लामी उसमें शरीक नहीं थी, उनकी स्ट्रेटजी में हम शरीक नहीं थे, ये लोग शरीक थे। इन्होंने मिलकर उनके साथ फैसला किया, इन्होंने मिलकर उनके साथ डिसीशंस लिए और फिर जब वो इस्लामाबाद आए और बड़ी कामयाबी के साथ और बड़े फातिहाना अंदाज के साथ आए तो उन्होंने पीछे से स्विच निकाल लिया। ये आराम से उनके जो ट्रक था या स्टेज था उनसे उतर गए और उनके धरने को नाकाम कर दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सिंसियर नहीं है। अगर ये सिंसियर होते तो हुकूमत को ये एक हफ्ते भी न चलने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद खान साहब आपके वक्त के लिए। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि जिनसी ज्यादती केसेस में मुजरिमान सजा से कैसे बच जाते हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही ताहाल पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर दिखाई दे रहा है। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए मुसलसल कोशा है, ताहम पुलिस ने मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही की अहलिया बुशरा बीबी को हिरासत में लिया है और जराये के मुताबिक अहलिया से तफ्तीश की जा रही है। खातून की मुल्जिम आबिद से दूसरी शादी थी। मुल्जिम आबिद मल्ही की अहलिया तहसील तांदलियावाला जिला फैसलाबाद की रिहायशी है। मरकजी मुल्जिम आबिद अली की बुशरा बीबी से एक बेटी है जबकि साबिका शौहर से 4 बच्चे हैं। पुलिस का दावा है कि वो जल्द मरकजी मुल्जिम को काबू कर लेंगे। पुलिस की कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन इसी दौरान मुल्क में एक नई बहस का आगाज हो चुका है। अवाम की जानिब से रेप के मुजरिमान को सरेआम फांसी देने जबकि वफाकी हुकूमत मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए तैयारी कर रही है। आज वजीर आजम ने भी सख्त सजा के लिए कानून साजी के अज़्म का इजहार किया। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के इख्तिताम पर वजीर आजम खिताब कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो, खौफजदा हो लोग। ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो जिंदगी तबाह करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। सो इंशाअल्लाह ये बिल तैयार हो रहा है, ये आपके सामने चंद दिनों में हम पेश करेंगे। कन्विक्ट करना आसान नहीं है क्योंकि जिस तरह की एविडेंस चाहिए अदालत के अंदर वो बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए भी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस की, कि क्या उनको सामना ना करना पड़े अदालत में, तो उसकी भी इंशाल्लाह पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक लेजिस्लेशन लेके आएंगे। वज़ीर आज़म को इस बात का इदराक है कि इस तरह के केसेस में कन्विक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है, इसमें प्रोसीजरल फ्लॉज हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस हवाले से तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है। अवाम और हुकूमत का ख्याल है कि मुल्क में जिनसी ज्यादती के जराइम का खात्मा सख्त तरीन सजा के जरिए किया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में जिनसी ज्यादती के मुजरिमान को सख्त सजा देने का कानून मौजूद है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि कितने फीसद मुजरिमान को सजा मिलती है। मुल्क में रेप मुलजिमान को सजा देने की शरह सिर्फ 5% है और कुछ अंदाजों के मुताबिक तो शायद इससे भी कम है। सवाल ये भी जन्म लेता है कि मुल्क में जिनसी ज्यादती के मुकदमात का इंदराज कितना होता है। गैर सरकारी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक निस्फ से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, अंडर रिपोर्टेड होते हैं, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ है कि जिनसी ज्यादती के मुकदमात में 82% मुलजिम मुतासरा खातून के करीबी रिश्तेदार होते हैं। इस वक्त हमारे सामने 3 अहम नकात हैं। पहला नुक्ता, रेप केसेस रिपोर्ट क्यों नहीं होते हैं, अंडर रिपोर्टेड क्यों रहते हैं। दूसरा अहम सवाल कि रेप केसेस में सजा क्यों नहीं दी जाती है, तफ्तीश के लिए रिवायती तरीकाकार क्यों इख्तियार किया जाता है। और तीसरी बात, क्या पाकिस्तान में रेप केसेस रोकने के लिए सख्त सजा लाजमी है या पहले से मौजूद सजाओं पर अमल दरामद अहम है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान में सख्त सजा का ना होना अहम नहीं है, बल्कि बर वक्त इंसाफ ना होने के बायस ज्यादती के वाकयात बड़े हैं। फवाद चौधरी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में रेप केसेस में कन्विक्शन सिर्फ 5% है जनाब स्पीकर। अगर ये शरह 80% होती, 85% होती, तो फिर हम ये बात करते कि सजाओं को बढ़ाने की जरूरत है, या सजाएं, जहां सजाएं ही नहीं हो रही, जहां लोग पकड़े जाते हैं और छूट जाते हैं, वहां पर सजाओं का मामला नहीं है। हमें लोगों को पकड़े जाने का मामला है, उनकी कन्विक्शन का मामला है, और जब तक मुल्ज़िम पकड़े नहीं जा रहे, सजा नहीं हो रही, तो बाकी बहस इर्रेलेवेंट हो जाती है। फवाद चौधरी सख्त कवानीन से ज्यादा कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं, लेकिन सेनेटर फैसल जावेद के मुताबिक सख्त सजा से ही मसाइल हल किए जा सकते हैं और सख्त सजाएं ही मसाइल का वाहिद हल है। और जिन ममालिक में सख्त सजाएं हैं
वहाँ जराइम की शरह इंतहाई कम है। इस हवाले से सेनेटर फैसल जावेद का क्या मौक़िफ़ है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। उन ममालिक में अगर आप कन्विक्शन रेट चेक करें जहाँ पे सजाएं सख्त हैं, वहाँ पे वाक़यात ही नहीं हो रहे, लेकिन जहाँ पे सजाएं नरम हैं या सजाएं उस तरह से आप जो भी बाकी मसाइल है सजाओं के हवाले से, वहाँ पे कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो मैं तो ये कहूँगा, फवाद साहब की मैं तकरीर सुन रहा था कि थोड़ी सी रिसर्च का अपना दायरा कार बढ़ा के उन मुल्कों को भी देखें जहाँ पे सख्त सजाएं की हुई हैं। यकीनन सख्त सजाएं बहुत जरूरी हैं, लेकिन कानून की अमलदारी भी बहुत जरूरी है। कानून की अमलदारी कैसे जरूरी है, इस पर हम आपके सामने मोटरवे ज्यादती के मरकजी मुल्जिम आबिद का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि मुल्जिम का साबिका रिकॉर्ड क्या रहा है। मुल्जिम आबिद के खिलाफ एक और FIR का इंकशाफ सामने आया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम आबिद के खिलाफ रीजन भर में 9 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिम आबिद के खिलाफ एक और FIR का इंकशाफ हुआ है। पुलिस और पंजाब हुकूमत ने आबिद के खिलाफ 8 मुकदमात की तस्दीक कर दी है। आबिद के खिलाफ थाना खिजीवाला में 7 और 1 मुकदमा फोर्ट अब्बास थाने में दर्ज है, यानी इससे पहले भी वो रिकॉर्ड याफ्ता है। जबकि मुल्जिम आबिद और बाबर अली के खिलाफ थाना फकीरवाली में डकैती का मुकदमा दर्ज है। बाबर अली सानिया मोटरवे के मुल्जिम शफकत का भाई है। आबिद और बाबर ने अपने एक साथी के हमरा बेवा के घर वारदात की। मुकदमा 23 अक्टूबर 2019 को दर्ज हुआ था। आबिद के बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो उजरती कातिल भी रह चुका है, यानी पैसे लेकर कत्ल किया करता था लोगों के लिए और 25,000 रुपए लेकर कत्ल करता था। मुल्जिम आबिद मुख्तलिफ जराइम में 4 बार पुलिस के हाथों पकड़ा जा चुका है, लेकिन सजा न होने के बायस इसके जराइम का सफ़ा मजीद स्याह होता चला गया है। अगर साबिका मुकदमात के दौरान मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो आज ये सानहा रूनुमा ना होता। ज्यादती के दीगर केसेस में सजा का रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर नहीं है। गुज़श्ता साल कौमी असम्बली में वफाकी दारुल हुकूमत और चारों सूबों में गुज़श्ता 5 साल में बच्चों से ज्यादती के वाकयात के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक साल 2014 से 2019 के दौरान मुल्क भर में ज्यादती के तकरीबन 17,862 वाकयात रिपोर्ट हुए। इसी तरह 10,620 वाकयात में लड़कियों को तशद्दुद और 7,242 में लड़कों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। इसी असना में पुलिस के पास ज्यादती के 13,263 वाकयात रिपोर्ट हुए। इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों पर तशद्दुद के इन वाकयात में से सिर्फ 112 मुजरिमान को सजा हुई, जिनमें से 25 मुजरिमान को सजाए मौत, 11 को उम्र कैद और बाकी मुजरिमान को दीगर सजाएं सुनाई गई थी। इन आदाद-ओ-शुमार की रोशनी में यह बात इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है कि मुल्जिम बच क्यों जाते हैं, एक्विटल क्यों हो जाता है, उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती है। बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिम सुहेल अयाज की गिरफ्तारी ने मुल्क भर में तहलका बर्पा कर दिया था। एक शोर उठा था। पुलिस ने मामले की पैरवी करने का ऐलान किया था, क्योंकि मुतासरा बच्चों को उनका ताल्लुक इंतहाई पसमानदा खानदानों से बताया जा रहा था। मुतासरा लड़के जैन का मुकदमा हमने अपने प्रोग्राम में उठाया था। इसी केस को एक टेस्ट केस के तौर पर आपके सामने रखते हैं। जैन के साथ 30 अगस्त को ज्यादती की गई। वाक़े के खिलाफ 31 अगस्त को FIR का इंदराज होता है। ज्यादती के बाद जैन को जतोई के सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर DNA के लिए नमूने हासिल किए गए, मगर आज 17 रोज गुजर जाने के बावजूद DNA रिपोर्ट हासिल नहीं की गई है। अब यही नहीं है, बल्कि जैन इस वक्त मुल्तान में जेर इलाज है, मगर ताहाल उसका मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, उसको कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया गया है। तमाम सियासी रहनुमा मुतासरा लड़के के घर जाकर मुसलसल यकजहती के दावे करते रहे हैं। पुलिस ने भी हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। मुल्जिमान गिरफ्तार भी हुए। मरकजी मुल्जिम के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया, जबकि दीगर मुल्जिमान के रिमांड में दूसरी मरतबा तौसीह कर दी गई है। एक ऐसा केस जिस पर मीडिया मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी जेरे बहस रहा। इस केस में DNA रिपोर्ट 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद नहीं आ सकी, जबकि वरसा इल्जाम आयद कर रहे हैं कि पुलिस जतोई के सरकारी अस्पताल के सैंपल्स को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना रही है, जबकि नेशनल अस्पताल मुल्तान में ताहाल इसके सैंपल नहीं लिए गए। इस मामले में भी मुबैना तौर पर केस को खराब किया जा रहा है। और यह वाहिद मामला नहीं है, बल्कि अक्सर केसेस में रेप विक्टिम को ही मसाइल का सामना करना पड़ता है। किसी के साथ जब भी ऐसा वाकया पेश आता है तो सबसे बड़ा मसला जो एक मुतासरा फर्द को बर्दाश्त करना पड़ता है वो ये है कि आपकी इज्जत चली गई है। जो रिवायती और सकाफती इस्तेहसाल है, सबसे पहले जो मसला सामने आता है वो ये कि मुतासरा बच्चा या बच्ची अपने वालिदैन से इस वाक़े को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं है कि बच्चे अपनी तमाम चीज़ें वालिदैन से शेयर करें, अपने प्रॉब्लम्स बता सकें और वालिदैन अपने तमाम जो गाइडेंस है इस हवाले से बच्चों को दे सकें। इसके बाद बड़ा चैलेंज वकील का होता है, यानी प्रोसिक्यूशन बिल्कुल ट्रेंड नहीं होती है कि वो कैसे इस केस को आगे लेकर चलेगी, इसको डील कैसे करेंगे, और विक्टिम को मजीद विक्टिमाइज किया जाता है। इस वक्त मुल्जिमान की शनाख्त परेड का तरीका भी दकियानूसी और पुराना है, जिसको यकीनन बेहतर करने की जरूरत है। बहुत से मसाइल ऑलरेडी इस पे मौजूद हैं। एक 6 साला मुतासरा लड़की किस तरह जज के सामने उन मुल्जिमान की शनाख्त करेगी, क्योंकि वो पहले ही खौफजदा होती है, अंडर प्रेशर होती है, अंडर सीरियस ट्रॉमा होती है, जबकि मुल्जिमान की शनाख्त के लिए दुनिया में मिरर टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। अक्सर केसेस में अदालतों की जानिब से भी कहा जाता है कि सुलह कर लें,
कचहरी के अंदर मुतासरा फर्द के साथ तौहीन आमेज, हतक आमेज रवैया अपनाया जाता है, तस्हीक आमेज रवैया इख्तियार रखा जाता है, क्योंकि मुल्जिम पैसा खर्च कर रहा होता है। मुल्ज़िम के जो वकला है, जो इस हवाले से बड़े ताकतवर होते हैं, असर व रसूख रखते हैं, उनकी इक्से होती है, वो पूरे केस में जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं। तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुतासरा फ़र्द इंसाफ के हुसूल की उम्मीद छोड़ देता है, हौसला हार जाता है, हिम्मत हार के बैठ जाता है। अब यह एक सवाल उठता है कि जिनसी जराइम में सज़ा ना होने की वजूहात का तदारुक कैसे किया जा सकता है। रेप के वाक़यात में तफ्तीश और तहकीकात का तरीक़ाकार जदीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसको जदीद खतूत पर उस्तवार कैसे किया जा सकता है। क्या करीबी रिश्तेदारों और अजीज़ों पर मुकदमात के पुलिस की मुद्दत में दर्ज कराए जा सकते हैं। यकीनन इस तरह के केसेस में हिसाब के जो मुतासरा लोग होते हैं, वो बच्चा है, बच्ची है, खातून है, उनके करीबी अजीज़ रिश्तेदार बाज़ औक़ात इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए भी मामला रफा दफा कर दिया जाता है, सुलह हो जाती है। क्या इस तरह के केसेस के अंदर स्टेट वर्सेस मुल्ज़िमान होना चाहिए है, इसमें पुलिस क्या किरदार अदा कर सकती है, प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, जो लूप होल्स मौजूद हैं, जो शॉर्टकमिंग सिस्टम के अंदर हैं, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये बड़ा अहम सवाल है। और यकीनन इन सवालों का जवाब तलाश करके मुस्तकबिल के लिए बेहतर कवानीन बनाने की ज़रूरत है। जहां सख्त से सख्त सज़ाओं की ज़रूरत है, वहीं पहले से मौजूद नकाइस को दूर करने की ज़रूरत है और बेहतर और ताकतवर निज़ाम बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी मुल्ज़िम, खासतौर पर जिनसी ज़्यादती का मुल्ज़िम, बच ना पाए और अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि लाहौर पुलिस में तब्दीली के कितने इम्कानात हैं। खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CCPO लाहौर पर अपने एतमाद का वोट रखा है, इस हवाले से वो इतने पूरे एतमाद क्यों हैं CCPO लाहौर को लेकर, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मोटरवे ज्यादती केस में मरकजी मुल्जिम की अदम गिरफ्तारी पर एक बार फिर मुल्क में पुलिस इस्लाहात के मामले पर गुफ्तगू की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पंजाब पुलिस को गैर सियासी करने का दावा करती रही है, उनके अपने 2 साला दौर में यही पुलिस पहले से ज्यादा सियासी होती हुई दिखाई दे रही है। IGs, चीफ सेक्रेटरीज, SSP समेत थानों के SHOs भी PTI रहनुमाओं के कहने पर तब्दील किए जा रहे हैं। मुबैना तौर पर ऐसा हो रहा है। इन हालात में पुलिस को गैर सियासी करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म ने लाहौर का दौरा किया। इसी असना में अमनो अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास भी मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने IG पंजाब इनाम गनी को CCPO लाहौर उमर शेख को मुकम्मल सपोर्ट करने का हुक्म दिया है। ज़राए का ये कहना है। इजलास में वज़ीर आज़म और CCPO लाहौर बात करते रहे, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बिल्कुल खामोश रहे। इजलास में वज़ीर तालीम शफकत महमूद, मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वोडा और दीगर हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद थे। इजलास में CCPO उमर शेख ने कहा कि वह पुलिस को ठीक कर रहा है। मुताद्दिद अफसरान और अहलकारों को हथकड़ियां लगवाईं। 3 माह बाद लाहौर खुद बताएगा कि ठीक हो रहा हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास में IG पंजाब इनाम गनी को हुक्म दिया कि CCPO लाहौर उमर शेख को मुकम्मल सपोर्ट किया जाए। इमरान खान ने CCPO लाहौर को हुक्म दिया कि कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ आप अपनी टीम तश्कील दें। सवाल उठता है कि CCPO लाहौर के पास शहर में पुलिस इस्लाहात के लिए क्या विजन है। उनके मुताबिक क्योंकि पुलिस में मिसकॉन्डक्ट इस कदर बढ़ गया है कि पुलिस अफसरान हुक्काम बाला के शो कॉज नोटिस को किसी खातिर में नहीं लेते हैं। पुलिस अफसरान के दफातर में नोटिस की अंबार मौजूद है जिन पर कोई पेशरफ नहीं होती है। शो कॉज, वजाहतें, माजूली से किसी अफसर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस हवाले से CCPO लाहौर का विजन बड़ा क्लियर है। उनका मजीद ये कहना है कि इस इख्तरा को कोर्ट मार्शल का नाम दे लें या अकाउंटेबिलिटी पुलिस रूल्स का नाम दे लें, लेकिन पुलिस में कोर्ट मार्शल की इख्तरा मुतारिफ कराने की अशद ज़रूरत है। इसी हवाले से उन्होंने लाहौर पुलिस में कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है। गुज़श्ता दिनों CCPO लाहौर उमर शेख ने इंस्पेक्टर समेत 4 थानेदारों को हवालात में बंद करा दिया। ज़राए के मुताबिक इंस्पेक्टर रजा समेत 3 ASI इमरान, शहजाद और इमरान ने गुज़श्ता साल करोल जंगल में निजी टॉर्चर सेल में शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ था। एहलकारों के तशद्दुद से अमजद जुल्फ़िकार नामी शहरी की हलाकत भी हुई थी। इंक्वायरी अफसर ने निजी टॉर्चर सेल में गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद करने पर एहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। मुल्ज़िमान ने तमाए नफसानी और रिश्वत के हुसूल के लिए शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखा। पुलिस एहलकार गैर कानूनी हिरासत में शहरियों पर तशद्दुद करते रहे हैं। CCPO लाहौर ने मुस्तकबिल में भी ऐसी कार्रवाइयाँ करने का इंदिया दिया है। क्या वज़ीर आज़म के एतमाद के बाद CCPO पुलिस इस्लाहात में कामयाब हो पाएंगे? और फिर सवाल तो ये भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का CCPO पर अंधा एतमाद है क्यों? आखिर क्यों चाहते हैं कि CCPO लाहौर को मुकम्मल सपोर्ट किया जाए? या एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि अजीत डोवल शंघाई ताउन तंजीम इजलास से फरार क्यों हुए और भारत को किस तरह हजीमत उठाना पड़ रही है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। और अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। शंघाई ताउन तंजीम ने पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे को एंडोर्स किया है, जिसकी वजह से भारत को हजीमत उठाना पड़ी है। भारत को सुबकी का सामना रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि भारत कई मरतबा इससे पहले हजीमत उठा चुका है। हम आपको बताते हैं कि भारत ने कहां फ्लोर छोड़ा और उसे हजीमत उठाना पड़ी है। और फिर ये कि नरेंद्र मोदी की जो फास्टेस्ट अप्रोच है उससे बदजन होकर कौन कौन भारत को छोड़ चुका है और कौन कौन छोड़ने के करीब है। भारत ने नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में सार्क का अहम फ्लोर छोड़ा। इसी तरह से जो SCO के इजलास का बायकॉट किया, चीन ने भारत के छोड़े गए 1000 किलोमीटर इलाके वो अपनी तहवील में ले लिया। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब भारत को कश्मीर भी छोड़ना पड़ेगा। नई दिल्ली ने इस हवाले से कैप्का का फॉरम छोड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दिया। भारतीय रवैये के बायस चीन, रूस, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ईरान, भारत ये सब इसको छोड़ रहे हैं। नई दिल्ली ने क्यूका का फॉरम छोड़ा है, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिला है। भारतीय रवैये के बायस चीन, रूस, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ईरान ये सब भारत को छोड़ चुके हैं। जबकि अब पाकिस्तानी हिंदू भी नरेंद्र मोदी के भारत को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे शंघाई ताउन तंजीम ने पाकिस्तान के इस मूव को एंडोर्स किया है, पॉलिटिकल मैप एंडोर्स हुआ है। यकीनन जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय मजालिम जारी हैं उनको भी हक़ खुदरादियत मिलते हुए अब ज्यादा वक्त दिखाई नहीं दे रहा। ज्यादा देर नहीं होगी और कश्मीरी भी जीने का हक हासिल कर पाएंगे। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।